कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपने क्लास में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। ओके, हमने यूनिट फर्स्ट जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये एक दो टॉपिक जो है वो बचे हुए हैं। तो इसमें है आपका डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। ओके, तो इसमें हम क्या देखेंगे? चिल्ड्रंस और अडल्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके तो ये जानना हमको बहुत जरूरी है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एक बच्चे और एक अडल्ट के बीच में, क्योंकि जब तक हमको उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता, उनका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा, तब तक हम क्या उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। जब तक हमको कुछ चीज उनके बारे में अच्छे से नॉलेज ना रहे, तब तक हम उनका केयर प्रोवाइड अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट में। ओके तो चिल्ड्रंस एंड अडल्ट जो रहते हैं वो डिफरेंट बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, मतलब कि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है, और साथ ही उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो सोच होता है, जो थिंकिंग होती है उनकी, वो भी एकदम डिफरेंट होता है। इसलिए बोला जाता है चिल्ड्रन एंड अडल्ट आर डिफरेंट बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, मतलब दोनों तरीके से अडल्ट और जो चिल्ड्रन है वो अलग होते हैं। ओके, दिस ऑल इम्पैक्ट ऑन द वे ऑफ इलनेस एंड डिजीज। तो ये जो सारा जो है, जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली है, जो डिफरेंसेस है वो किस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं? वे ऑफ इलनेस एंड डिजीज, मतलब कि डिजीज और इलनेस पे वो चीज इम्पैक्ट करता है। मतलब कि जो बच्चे हैं उनका फिजिकली और साइकोलॉजिकल वो अलग है, डिफरेंट है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो इम्पैक्ट करती है उनको फिजियोलॉजिकली, मतलब एनाटॉमिकली। बहुत सारे जो डिजीज होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मान के चले, अगर एक बड़े पर्सन को, एक अडल्ट को अगर डायरिया होता है और वही अगर एक चिल्ड्रंस को होता है, तो दोनों में जो हार्मफुल या डेंजरस कंडीशन अराइज होगा वो होगा एक चिल्ड्रन के लिए। बिकॉज ऑफ दैट उनका जो साइकोलॉजिकल और उनका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए क्या है वो चीज इम्पैक्ट करता है इलनेस और डिजीज जो है वो बच्चों के हेल्थ को। ओके, तो ये सब चीजें हैं आपके डिफरेंसेस में। तो एज अ नर्स, क्योंकि हम नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, एज अ नर्स इट्स नेसेसरी टू लर्न द डिफरेंसेस, मतलब कि नेसेसरी है इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस को पता होना, हमारे लिए सीखना, हमको जानना बहुत नेसेसरी है। ओके, क्योंकि डिलीवरी द केयर अकॉर्डिंगली, जो हम जो डिलीवर करेंगे वो क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंगली ही केयर प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर किसी बच्चे को फीवर आ रहा है और बड़े को, अडल्ट को भी फीवर आ रहा है, तो आप एक ही डोज दोनों को नहीं दे सकते, दोनों के लिए डोज जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो हमको जब इनके बारे में अच्छे से पता रहेगा, फिजियोलॉजिकली क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, साइकोलॉजिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये चीज हम तभी उनको अच्छे से केयर जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। उनके सोचने, उनके फिजिकली एक्टिविटी, सारा चीज को हम जब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तभी हम उनको एक अच्छा केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए बच्चों के बारे में अलग से स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों का हॉस्पिटल अलग कर दिया गया है, और मेडिसिन जो डोजेस वगैरह भी है वो बच्चों के अलग होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। ओके, तो अगर हम देखें डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट में, तो फर्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे आपका एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, क्योंकि फर्स्टली तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हम डिफरेंस हमको दिखेगा। तो इनको हम साथ में क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को सिस्टमैटिक डिफरेंस, सिस्टेमिक डिफरेंस।
ओके। तो इसमें हम देखेंगे उनके बॉडी के सारे ऑर्गन्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनके एनाटॉमिकल क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ठीक है। देन हम क्या देखेंगे, उनके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि बड़े और बच्चे की थिंकिंग में कितना डिफरेंस है, वो एक ही मोमेंट पे क्या अलग अलग क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिफरेंसेस में किस बेस पे हम और डिफरेंट देख सकते हैं, तो पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस, देन सोशल एंड इमोशनल डिफरेंसेस। ओके और लास्ट वन इज आपका सोशल एंड इमोशनल के बाद आपका कॉग्निटिव डिफरेंसेस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं। आपका एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शंस के अकॉर्डिंग, आपका साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, और पैथोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल और कॉग्निटिव डिफरेंसेस। तो इस बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके, दोनों के बीच में। तो फर्स्टली हम आपका देखेंगे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल या सिस्टमैटिक, आपका सिस्टेमिक डिफरेंसेस। तो सिस्टेमिक डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, तो इसमें हमको टू पार्ट्स में इसको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे इधर चाइल्ड और इधर अडल्ट, ओके, ये चाइल्ड और अडल्ट। तो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस में फर्स्ट हम क्या देखेंगे, अगर एनाटॉमिकल देख रहे हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो बच्चों का क्या रहता है, न्यू बॉर्न्स का हेड इज लार्जर एंड हैवियर। मतलब कि छोटे बच्चों का आप हेड देखे होंगे, तो उनका क्या रहता है, हेड, बॉडी के अकॉर्डिंगली उनका हेड जो है वो लार्ज रहता है और हैवी रहता है, ठीक है। तो यही होगा, मैं यहाँ पर की पॉइंट लिख रही हूँ, मेरे नोट्स में आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो हेड जो है हैवियर एंड लार्ज है। कंपेयर किसके, बॉडी के। ओके तो इसमें आपका देखे हमने हेड हैवियर और लार्जर है, किसके कंपेयर में, बॉडी, बॉडी छोटी है और हेड जो है वो लार्ज है, हैवी है, ओके। तो ये होता है चिल्ड्रंस में। अगर हम बड़ों का देखें, अडल्ट का देखें, तो अडल्ट हेड इज नॉट हैवियर देन बॉडी। आप हम अडल्ट है, हमारा जो हेड है वो बॉडी के अकॉर्डिंगली क्या रहता है, स्मॉल रहता है, ठीक है। तो हैवी नहीं रहता है, स्मॉल रहता है। तो अडल्ट का हेड जो रहता है नॉट हैवियर देन बॉडी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। आप उनका देख रहे हैं, हेड को, हेड के अकॉर्डिंगली दोनों में डिफरेंस देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि जो उनका स्किन रहता है वो कैसे रहता है। तो स्किन इनका क्या रहता है, थिनर रहता है, थिनर स्किन रहती है, एकदम पतली स्किन रहती है, ओके। और वही अडल्ट का देखें तो उनकी स्किन थिक रहती है। तो ये भी एक डिफरेंसेस है, थिनर स्किन, ओके। तो थिनर स्किन, आप उनका स्किन देखेंगे तो आपको एकदम अलग से ही वो चीज़ समझ में आ जाएगा। बच्चों का स्किन बहुत डेलिकेटेड होता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही थीन रहता है। और बड़ों का जो है वो, अडल्ट का क्या रहता है, मच थीन, मच थीक रहता है, ओके, थीक रहता है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं, अडल्ट का थीक रहता है और बच्चों का थीनर रहता है। और देन हम नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें, इसमें नेक्स्ट डिफरेंस देखें, तो एनाटॉमिकल ही अगर देख रहे हैं तो रैपिडली डिवाइडेड होता है सेल्स, ठीक है। मतलब इनमें बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है। आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़े होंगे कि बच्चों में बहुत जल्दी जल्दी जो सेल्स का है डिवीजन होता है, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ जो है हमको देखने को मिलता है। 2 महीने में बच्चे का हाइट कुछ अलग रहेगा, 4 महीने में अलग रहेगा, 8 महीने में, देन आप देखेंगे 1 साल, फिर 4 साल, इस टाइप का जब देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि उनके में बहुत जल्दी क्या हो रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ हो रहा है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ओके, रैपिडली डिवाइडिंग सेल।
और वहीं अगर अडल्ट की बात करें तो इनमें नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, इनके में बहुत फास्ट बहुत रैपिडली हो रहा है, वही चीज इनमें क्या होता है नॉर्मल तरीके से होता है, इसलिए एक टाइम के बाद जो है हमारा हाइट बढ़ना भी रुक जाता है, वही बच्चों का देखें तो बहुत फास्ट हाइट बढ़ता है। ओके, तो ये नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। देन अगर टीयर की बात करें तो इनका क्या रहता है, जल्दी आप छोटे बच्चे को देखें वो बहुत रोते हैं, बट उनका जो टीयर है वो बाहर नहीं आता, उनका आंसू नहीं आता, वो बहुत रोते हैं बट उनका आंसू नहीं आता। वहीं अगर अडल्ट की बात करें तो इनका जो टीयर फॉर्मेशन है वो बहुत ईजिली होता है, थोड़े से इमोशंस में आने से उनका टीयर जो है वो बाहर आने लगता है। ओके, तो नो टीयर प्रेजेंट। ओके, और इनमें जो रहता है इनमें अर्ली इन्फेंसी में रहता है, ये जो है नो टीयर प्रेजेंस अर्ली इन्फेंसी में। वहीं अगर देखें इनमें तो इनमें टीयर फॉर्मेशन होता है, वो प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में इनका जो रहता है बच्चों का वो वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, नो वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट और एक्टिविटी। मतलब आप देखे होंगे छोटे बच्चे अपने आप कुछ भी करते हैं, हाथ हिलाना कुछ भी बॉडी के मूवमेंट, तो वो वॉलेंट्री नहीं रहता, वो अपने आप कुछ भी करते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता, तो नो वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री मीन्स हुआ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, वो अपनी अपनी इच्छा से, जैसे हम अपने हाथ को यूं कर सकते हैं, हेड मूवमेंट कर सकते हैं, बट जो बच्चे रहते हैं वो अपने वॉलेंट्री कंट्रोल उनके में नहीं रहता, अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो होता है। ओके, तो इनके में क्या रहता है वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है इनके बॉडी में। ओके, तो ये डिफरेंस हुआ आपका एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अब हम इसी में ही एनाटॉमिकल में तो ये हो गया बॉडी के स्ट्रक्चर, और भी देखेंगे हम क्या क्या सिस्टेमिक डिफरेंसेस है। ओके, तो पूरे ऑर्गन्स का कंपेयर करें तो हर चीज में आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे किडनी अगर देखें तो बड़ों का किडनी का साइज अलग होगा, बच्चे का अलग होगा, तो वैसे ही हम पूरा बॉडी के ऑर्गन्स का अगर देखते हैं तो डिफरेंस में अगर एग्जाम में पूछा जाता है और अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर मार्क्स 10 मार्क्स का आ रहा है या फिर 7 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसका आंसर लिखना होगा। ओके, तो सिस्टमैटिक अगर डिफरेंसेस हम देखते हैं तो हमको इसमें एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंस देखने को मिलेगा, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा, हेमेटोलॉजिक सिस्टम में डिफरेंस देखने को मिलेगा, यूरिनरी सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, तो बहुत सारे सिस्टम जो है उसमें आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे आपका एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये आपके स्किन से रिलेटेड है, एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें आप जो डिफरेंसेस देखेंगे वो स्किन से रिलेटेड डिफरेंसेस होगा। ओके, तो ये चाइल्ड का स्किन है और ये अडल्ट का। तो अगर हम डिफरेंस फर्स्ट देखते हैं तो इसमें क्या रहता है बच्चों में जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो रहता है वो स्मॉल रहता है और नॉन फंक्शनल रहता है। ओके, बर्थ से लेकर कब तक, प्री स्कूल के एज तक, मतलब कि आपका प्री स्कूल का एज कब तक रहता है 3 to 6 ईयर का एज, तो 6 साल तक के बच्चों के बॉडी में एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो रहता है वो नॉन फंक्शनल रहता है, इसलिए छोटे बच्चों का बहुत रेयर देखेंगे कि उनका स्वेट जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड स्मॉल रहेगा और नॉन फंक्शनल रहेगा। नॉन फंक्शनल। ओके, और अगर अडल्ट की बात करें तो इनमें क्या रहेगा, एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड रहेगा, तो इसके कारण क्या होता है एक्सिला से और जेनाइटल एरिया और बॉडी के स्किन के थ्रू भी जो स्वेट है वो बाहर आने लगता है। ठीक है, तो एपोक्राइन ग्लैंड आर प्रॉपरली डेवलप्ड। एक्सिला और जेनाइटल एरिया।
ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं आपका चाइल्ड में, तो चाइल्ड का स्किन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि उनके में अभी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो स्मॉल है, तो बहुत सारे जो वायरस और पैथोजेंस रहते हैं वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू जो है क्लीन करने का काम भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, नॉन फंक्शनल है, इसकी वजह से बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम बच्चों को होने लगते हैं। तो इसमें लेनियर्स डिजीज, मैं इसका जो है आपको इमेज जो दिखा रही हूँ वो आपके लेनियर डिजीज का है, ठीक है, इसका इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये हुआ आपका लेनियर्स डिजीज, इसमें स्किन में बहुत रैशेस आ जाते हैं और स्किन में बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये हुआ लेनियर्स डिजीज, लेनियर्स डिजीज। देन आपका है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस जो है वो भी बच्चों का स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन है या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, टीनिया कैपिटिस। एंड थर्ड वन इज आपका होता है टीनिया पैडिस। तो ये जो इमेजेस शो हो रहे हैं उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिजीज होते हैं बच्चों को, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए है कि कैसे स्किन प्रॉब्लम बच्चों को होता है। देन अगर अडल्ट की बात करें तो इनमें इस टाइप का कोई भी स्किन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। वो होता है बहुत सारे इन्फेक्शन जो वायरस और बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या ईस्ट, इस टाइप का इन्फेक्शन जो रहता है उसकी वजह से होता है, बट इस टाइप का इन्फेक्शन बड़ों को नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम नॉट सीन। ओके, तो ये डिफरेंसेस हुआ आपका स्किन से रिलेटेड। तो स्किन से रिलेटेड आपका क्या बोलेंगे हम, एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ओके, तो ये आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट हम आपका क्या देखेंगे, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंसेस। ठीक है, तो चाइल्ड में क्या रहता है आपका बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट जो रहता है वो ज़्यादा चलता है। वो देखना आप उनका अब्डमन को बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं बच्चे, ठीक है, जो नियोनेट रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी रेट अगर हम बच्चों का देखें तो इनके में क्या रहता है, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में बच्चा जो है 30 to 60 ब्रीथ लेता है, सांसें लेता है। लेकिन अगर हम अडल्ट का देखें तो इनके में क्या रहता है, आपका नॉर्मल आपको पता ही है 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में जो अडल्ट है वो कितनी बार सांसें लेते हैं, 16 to 20 टाइम्स। लेकिन जो बच्चे हैं वो कितनी टाइम्स लेते हैं, 30 to 60 ब्रीथ लेते हैं 1 मिनट में। वहीं अगर पल्स रेट या हार्ट रेट देखें बच्चों का, तो वो बढ़ा हुआ रहता है, फास्ट रहता है। ओके, तो इनके में कितना रहता है, 100 to 160 बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट। और अडल्ट का अगर हम देखते हैं तो इनका पल्स रेट या इनका हार्ट रेट जो है वो 60 to 80 रहता है पर मिनट। ओके, 1 मिनट में इनका इतने बार हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, और इनके में क्या हो रहा है, 100 to 60 मीन्स, बीट मीन्स क्या हो रहा है, हार्ट जितने बार पंप कर रहा है। ओके, तो ये इतने बार पंप कर रहा है, वहां पे कितना बीट आ रहा है, 60 to 80। तो इसमें और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपका टिश्यू ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो टिश्यू है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो कैसे रहता है बच्चों में, डेलिकेट रहता है। ओके, बहुत सॉफ्ट डेलिकेट रहता है। डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट म्यूकस, मतलब इनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो म्यूकस जो रहता है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ओके, अगर अडल्ट की बात करें तो इनमें सफिशिएंट अमाउंट में म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, तो सफिशिएंट अमाउंट। नेक्स्ट हम इनका देखेंगे, तो इनमें क्या रहता है आपका,
नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशन ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बच्चों का आप जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो है कोई इम्यूनिटी पावर अभी डेवलप अच्छे से नहीं हो पाया है, तो किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता, तो नो प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो नो प्रोटेक्शन। और बड़ों के में क्या रहता है, अडल्ट के में आपका प्रोटेक्शन, आपके में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी रहती है, जैसे जैसे एज होते जाता है, बड़े होते जाते हैं, तो इनके में प्रोटेक्शन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप है। और इनेट इम्यूनिटी भी जो है वो इनके में बन चुका है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशन। क्लियर, तो ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आपका क्या देखेंगे, फिटल सर्कुलेशन, अडल्ट एंड फिटल सर्कुलेशन। अभी बच्चा भी जो है वो फिटल भी जो है वो बच्चे में ही हम काउंट करते हैं उनको, तो फिटल का भी हम अगर कंपेयर करें अडल्ट के साथ, उनका फिटल सर्कुलेशन तो पूरा अपोजिट रहता है। जैसे कि अडल्ट के में आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, वहीं अगर फिटल की बात करें तो फिटल में क्या होता है, आर्टरी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और जो वेन रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो ये तो पूरी तरीके से डिफरेंट है, अपोजिट है उसके। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका फिटल सर्कुलेशन। फीटल एंड अडल्ट के सर्कुलेशन से रिलेटेड। ओके, तो अगर हम फीटल या चाइल्ड का देखें, अगर यहाँ पर और अडल्ट का देखें, तो इनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो चाइल्ड रहते हैं, जैसे मैंने बताया, उनके में जो आर्टरीज रहती है, ओके, जो आर्टरी रहती है वो क्या करती है, कैरी करती है नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द फीटल हार्ट। ओके, तो इनमें आर्टरी में क्या कर रही है, आर्टरी यहाँ पर नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। और यही चीज जो आफ्टर बर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बेबी बर्थ करता है, इंट्रा यूटेराइन पीरियड से वो बाहर आता है, तो उसके बाद क्या होता है आपका, इसमें आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कैरी करने लगती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बड़ों में क्या हो रहा है, अडल्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी और आर्टरी करे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आर्टरी कैरी किया, अब आर्टरी के बाद क्या है हमारा सेकंड, वेन्स होगा। तो वेन्स क्या कैरी करता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बच्चों में अगर आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कर रही है तो वेन्स क्या करेंगे आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट कितना ज़्यादा है इनमें, बच्चों में और अडल्ट में, तो इनमें जो चीज़ है वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो वेन्स इसमें क्या करते हैं, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द प्लेसेंटा, क्योंकि बेबी अभी इंट्रा यूटेराइन पीरियड में है,
मदर के वूम में है, तो उस टाइम पे उसका लंग्स जो है, जब तक वो क्राई नहीं करता, जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक उसका जो लंग्स है वो फुल फिल रहता है, ठीक है। मतलब कि जब बेबी मदर के वूम में है उस टाइम पे उनका लंग्स जो है वो फुल फिल्ड रहता है, मतलब फिल्ड रहता है लिक्विड से, इसलिए उनका लंग्स जो है उस टाइम पे जो है अच्छे से वर्क नहीं करता, नॉन फंक्शनल रहता है। आफ्टर बर्थ जो है फिर वो लंग्स जो है बच्चे के क्राई करने के बाद वो जो फील रहता है फ्लूइड, वो फिर क्या होता है, बाहर आने लगता है, ठीक है। इसलिए जब भी बच्चा बर्थ होता है तो बच्चा अगर रो नहीं रहा है तो उस समय उनको थोड़ा सा उनके पाम्स को या फिर उनके बैक साइड में थोड़ा सा थपथपा के उनको रुलाया जाता है, ताकि उनका लंग्स जो है अच्छे से वर्क करे और बच्चा ब्रीथ करने लगे। ओके, तो ये जो होता है एक्सचेंज, यहाँ पर हम क्या देखें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ये क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, और आफ्टर बर्थ जब अडल्ट है वो किस में गैस का एक्सचेंज होता है, उनके में लंग्स में होता है। तो गैस का एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। ओके, तो ये डिफरेंसेस आ गया कि इनका लंग्स जो है अभी प्री मैच्योर है, अभी वो पूरी तरीके से बना नहीं है, फंक्शनल नहीं हुआ है, नॉन फंक्शनल है। और जो अडल्ट है उनका लंग्स के थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस हुआ वहाँ पे। देन अगर इंक्रीज द प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब जो फीटल रहते हैं उनका जो राइट साइड ऑफ द हार्ट रहता है, राइट वेंट्रिकल जो रहता है वो इसमें ज़्यादा फंक्शनल रहते हैं। ओके, इंक्रीज प्रेशर, जो पंप आर्टरी का जो सॉरी वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का अडल्ट में होता है, जो ब्लड को बाहर बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, पंप कौन करता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल करता है अडल्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और इसमें कौन करता है, फिटल में, राइट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब एकदम अपोजिट वर्क जो है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जो इंक्रीज्ड प्रेशर है वो कहाँ पर हो रहा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट। और अगर अडल्ट की बात करें तो इनके में इंक्रीज प्रेशर कहाँ पर रहता है, आप लोग हार्ट के उसमें पढ़े होंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होता है। ओके, तो ये हुआ आपका फिटल और अडल्ट में डिफरेंसेस। तो बहुत मेजर डिफरेंसेस होता है इनके में। बच्चों में आफ्टर बर्थ वो चीज़ चेंज हो जाता है। बट जब बच्चा छोटा है, मदर के वुम में है, फिटल टाइम में, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, मीन्स पूरा अपोजिट होता है। वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो पूरी तरीके से ये अपोजिट रहता है। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे आपका, ओके, नेक्स्ट हम आपका क्या देखेंगे, हिमेटोलॉजिक सिस्टम। हिमेटोलॉजिक मतलब कि हीम से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड। हीम मीन्स हमेशा याद रखना, हीम मतलब होता है हमेशा ब्लड। तो हिमेटोलॉजिक, हिमेटोलॉजिक आपका फंक्शन सिस्टम, ठीक है, हिमेटोलॉजिक सिस्टम। अब हिमेटोलॉजिक सिस्टम में हम क्या डिफरेंसेस देखेंगे, चाइल्ड का जो रहता है, आरबीसी का जो लाइफ टाइम है या लाइफ का जो स्पैन है वो टाइम क्या रहता है आपका, 60 to 90 डेज रहता है। ओके, वहीं अगर अडल्ट का बात करें तो 100 to 120 डेज रहता है। तो इनके में आरबीसी का जो लाइफ का टाइम रहता है, उसका लाइफ का स्पैन कितना रहता है, 60 to 90 डेज। इसलिए बच्चों में क्या रहता है, बार बार हीमोलाइसिस का जो वर्क है वो होता है, ठीक है। ब्लड जो है आरबीसी बार बार लाइसिस होता है, टूटता है, और उसकी वजह से एंड प्रोडक्ट जो आपका बिलीरुबिन है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में बनता है। इसीलिए जो नियोनेट जॉइंडिस है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर अडल्ट का बात करें तो उनका जो आरबीसी का टाइम रहता है, लाइफ टाइम रहता है, वो 100 to 120 डेज रहता है। ओके, और हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, आपका ब्लड का वॉल्यूम। तो ब्लड का वॉल्यूम नियोनेट में क्या रहता है, किस स्पीड से जाता है ब्लड उनके में, वो है 85 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट।
ओके। वही अगर अडल्ट का देखेंगे, अडल्ट में क्या रहता है, ब्लड का वॉल्यूम 60 टू 70 ml रहता है पर केजी बॉडी वेट। ओके, तो ये डिफरेंसेस हुआ। ओके, तो ये आपका हिमेटोलॉजिकल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपका यूरिनरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है। तो आपका इसमें हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में हम आपका चाइल्ड में देखते हैं कि किडनी जो रहती है बच्चों की, वो क्या रहती है, इमेच्योर रहती है। ओके, विथ रिड्यूस एबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट यूरिन, मतलब कि किडनी का अभी फंक्शन अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ है, कर रही है फंक्शन बस, बट उतने अच्छे से नहीं कर रही है, इमेच्योर है, अभी मैच्योरिटी नहीं है। तो इसकी वजह से उनके में जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, जो किडनी है उनका वो फिल्ट्रेशन का वर्क जो है वो अच्छे से नहीं कर पाता। ओके, तो किडनी आर इमेच्योर रहता है बच्चों में। वहीं अगर अडल्ट की बात करें तो इनमें किडनी जो रहता है वो मेच्योर रहता है और इनफ फॉर्मेशन फंक्शनिंग रहता है। ओके, तो ये इसमें क्या रहेगा, किडनी आर मैच्योर एंड फंक्शनिंग। ओके, तो अब किडनी हमने देखा इनका इमेच्योर है, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा है यूरिन को। और वहीं अगर बड़ों की बात करें अडल्ट की, तो उनके में मैच्योरिटी रहती है किडनी में और उनका फंक्शनिंग रहता है, बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। ठीक है, नेफ्रॉन की बात करें तो जो नेफ्रॉन रहता है वो ग्रो नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं है। तो इसमें नेफ्रॉन जो रहता है वो डोंट ग्रो है। ठीक है, एंड फंक्शनिंग, मतलब अगर अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है नेफ्रॉन का तो फिर वो फंक्शंस भी अच्छे से नहीं करेगा। वहीं अगर इनका नेफ्रॉन देखें अडल्ट का, तो वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है। तो ये हुआ डिफरेंस आपके नेफ्रॉन्स और किडनी का। और अगर हम उसके बाद यूरिनेशन का देखें, तो यूरिनेशन जो रहता है इनके में अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है, नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। मतलब इनके में यूरिनेशन, बच्चे लोग कभी भी पैंटी गीला करते, पैंट गीला कर देते, उनको पता ही नहीं रहता, बैट गीला कर देते हैं, उनको पता नहीं रहता, मतलब कि उनका जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप हो जाता है उनके में यूरिनेशन। तो ये यूरिनेशन जो रहता है वो नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। और अडल्ट का वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। ठीक है, यूरिनेशन इज वॉलेंट्री कंट्रोल। ओके, तो ये आपका हुआ यूरिनरी सिस्टम में डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम आपका देखेंगे आपका जीआई ट्रैक्ट में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक सिस्टम जो है आपका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब आपका जीआई से रिलेटेड है। तो जीआई सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें चाइल्ड का अगर हम देखें तो इनका जो रहता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इट इज क्वाइट रिलैक्स्ड, मतलब इनका रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। जो बच्चे रहते हैं इसके कारण क्या होता है, क्योंकि ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, रिलैक्स है मतलब क्या हो रहा है, वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है।
तो इनके में क्या रहता है, जब भी ये फीड करते हैं या खाना खाते हैं, अगर इन्फेंट है तो सॉरी इन्फेंट है, सेरेलैक्स वगैरह खा रहे हैं या फिर फीड ले रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है उसके रिजल्ट में, क्योंकि उनका जो जीआई फंक्शन है वो क्वाइट है, रिलैक्स्ड है, एकदम शांत बैठा है, चुपचाप वर्क नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से रीगर्जिटेशन जो रहता है वो होने लगता है। इसकी वजह से खाना जो बैक फ्लो होने लगता है, वॉमिट आने लगता है ड्यूरिंग इन्फेंसी। मतलब 1 साल तक के बच्चों में आप बहुत बार देखे होंगे कि उनको जो है अपने शोल्डर पे रख के, जो छोटे बच्चे हैं उनको फीड कराने के बाद डकार दिलाना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसी वजह से होता है कि जो अपना जो फंक्शन है इनका जीआई का वो अच्छे से हो जाए, उनका जो फीड उन्होंने किया है बच्चों ने वो अच्छे से पच जाए, ठीक है, इसलिए। तो ये चीज़ होता है इनके में, जो क्वाइट रिलैक्स्ड रहता है, और वॉमिटिंग इसी वजह से होता है, तो इनका जो फंक्शन है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है, रिलैक्स्ड फॉर्म में जीआई फंक्शन। और अगर हम इनका देखें अडल्ट का, तो इनके में क्या रहता है, बहुत ही टाइट रहता है, बहुत ही फंक्शनल रहता है, तो फेयरली टाइट इन अडल्ट। तो स्टमक इनका क्या है, अभी इनका फंक्शनल है, इनका रिलैक्स्ड है, इनका फंक्शनल है, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। जीआई फंक्शनिंग का बात करते हैं, तो जीआई फंक्शनिंग इज इमैच्योर और इनवॉलेंट्री है। इनका जो फंक्शन है वो जीआई फंक्शन इमैच्योर है और इनवॉलेंट्री है। ओके, तो ये इमेच्योर रहता है बच्चों का। और अगर बड़े की बात करें अडल्ट की, तो वो उनका प्रॉपरली फंक्शनिंग फंक्शनिंग है, और इनवॉलेंट्री इनका भी है, प्रॉपरली फंक्शनिंग है एंड इनवॉलेंट्री है। मतलब हम ना भी चाहें तो भी हमारा जो है भूख लगता ही लगता है, तो वो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। जीआई फंक्शन इनका इमेच्योर है, उनका फंक्शनिंग है, और इनका भी इनवॉलेंट्री है, उनका भी इनवॉलेंट्री, क्योंकि भूख और नींद में तो किसी का कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। देन अगर हम इनका जीआई में, ये टीथ भी आता है, माउथ लिप ये सारा जीआई में आता है, तो इनका जो टीथ रहता है वो क्या है आपका, टेम्पररी रहता है, टेम्पररी टीथ रहता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं दूध की दांत बाद में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ये हुआ आपका टेम्पररी टीथ। और अगर अडल्ट की बात करें तो इनमें परमानेंट टीथ होता है, आफ्टर 7 ईयर जो टीथ आता है वो क्या होता है आपका, परमानेंट टीथ होता है, ओके। और इनका जो स्टूल रहता है बच्चों का, उनका क्या रहता है, स्टूल ऑफ नियोनेटिस लूज लूज स्टूल टाइप का होता है, ठीक है, लूज स्टूल होता है। और एडल्ट की बात करें तो इनके में क्या रहता है, हार्ड स्टूल रहता है। तो ये हुआ आपका जीआई सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंसेस, बहुत इजी है, बस एक बार आपको समझना है क्या क्या चीज रहता है, क्या क्या डिफरेंसेस, एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे से आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार बस पढ़ने की जरूरत है, रीड आउट कर लेना। देन आपका जीआई सिस्टम के बाद हम क्या देखेंगे, आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चाइल्ड का एंडोक्राइन सिस्टम में क्या रहता है, जो इनका एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, विच सीक्रेट हॉर्मोन्स आर लिस्ट डेवलप एट बर्थ। मतलब कि बर्थ के बाद जो है बच्चों का जो ग्लैंड है, वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, और वो डेवलप बर्थ के बाद होता है, और उसके बाद ही वो फंक्शंस जो है बहुत स्लो काम करता है, बट वो फंक्शन उसके बाद करता है, ठीक है। वहीं इनके में अगर देखें अडल्ट में, तो वो प्रॉपरली डेवलप्ड है, इनके में क्या रहता है, कम डेवलप्ड है, लिस्ट डेवलप लेस डेवलप है, ठीक है, एट बर्थ। जो इनका एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कम डेवलप्ड है, यहाँ पर लिस्ट डेवलप्ड है, एट बर्थ, और अडल्ट के में वो डेवलप्ड है, ओके। अडल्ट में क्या है, प्रॉपरली डेवलप्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें
तो इनका बस यही रहता है कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल रहता है, होम्योस्टैटिक कंट्रोल लैकिंग टिल इन द एज ऑफ 12 टू 18 मंथ, मतलब कि इनका जो कंट्रोल रहता है होम्योस्टैटिक कंट्रोल वो कब तक रहता है आपका 12 टू 18 मंथ तक रहता है। और इनके में क्या रहता है, कंट्रोल पूरी तरीके से है, पूरी तरीके से फंक्शनिंग है, तो ये प्रॉपरली मैच्योर है। तो यही जो डिफरेंस है वो आपका इसमें आएगा एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अभी इनका ग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से फंक्शनिंग नहीं है, मैच्योर नहीं है, और अडल्ट का जो है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड है और मैच्योर है। तो ये हुआ आपका एंडोक्राइन सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखेंगे हम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो बच्चे रहते हैं, अगर गर्ल चाइल्ड है, गर्ल बेबी है, फीमेल बेबी है, तो उनके में क्या रहता है, चाइल्ड में ओवरीज रहता है। ठीक है, तो ओवरीज क्या होता है आपका, ओवरीज इन अ बेबी गर्ल, मतलब बच्चा अगर छोटा है, लड़की छोटी है, बेबी है, बेबी गर्ल है, तो उसके में अप्रोक्स कितना रहेगा, ओवरी का साइज जो रहेगा वो 10 mm इन लेंथ में रहेगा। ओवरी का साइज कितना रहेगा, बेबी है अगर बेबी गर्ल, तो उसके में ओवरी का साइज 10 mm इन लेंथ। ओके, और अगर उसका जो साइज वाइड की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो वो 2 to 4 mm रहेगा। ओके, तो ये रहता है आपका ओवरी में, अगर बच्ची है, लड़की है, तो उसका जो ओवरी है वो तो डेवलप हो ही जाए। का बचपन में, बट जो उनके में मैच्योरिटी आती है वो आपका एक एज, प्यूबर्टी एज में होता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो ये ओवरी का वो देखें, अगर हम अडल्ट का देखते हैं तो इनके में क्या रहता है, अगर फीमेल है तो इनका ओवरी का जो साइज रहता है वो कितना रहता है, इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो फंक्शनिंग हो जाएगा। तो टेस्टिस अगर मेल का देख रहे हैं, अडल्ट में टेस्टिस जो रहता है एट बर्थ के टाइम पे 1.5 रहता है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, और 0.7 to 1 सेंटीमीटर जो रहेगा वो वाइड रहेगा। ओके, तो ये चाइल्ड का और अडल्ट का हम देख रहे हैं। और फंक्शनिंग अगर ओवरी का देखेंगे तो स्टार्टेड कब हो जाता है, मैं जैसे मैंने बताया प्यूबर्टी एज में। तो ये फंक्शनिंग कब करता है, जो ओवरी है वो स्टार्टेड एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर ऑफ एज। तो ये यहाँ पर 12 to 13 ईयर में स्टार्ट हो जाता है इसका फंक्शन करना। ठीक है, मेंसेस आना जो है इसका साइन है इसके मैच्योरिटी का। ओके, तो ये हुआ आपका ओवरीज का इतना लेंथ रहता है, और वहाँ 12 to 13 ईयर में जाके ये क्या हो जाता है, इसका लेंथ जो है उसमें भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही क्या होगा, इसमें फंक्शनिंग हो जाएगा। और टेस्टिस जो मेल बेबी है, मेल बेबी का टेस्टिस जो रहता है वो बर्थ के टाइम पे 1.5 to 2 सेंटीमीटर रहता है। ओके, और इसका वाइड जो रहेगा 0.7 to 1। ओके, तो ये भी इनके में जो है मैच्योरिटी आ जाती है, इंक्रीज हो जाता है। और ये होता है 13 to 17 ईयर में मेल चाइल्ड जो रहते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बाद हम देखेंगे आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या देखेंगे हम नेक्स्ट, इसके बाद हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम।
ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इनका जो सूचर्स रहता है बच्चों का, सूचर्स इन स्कल ऑफ न्यू बॉर्न आर नॉट यूनाइटेड। ठीक है, वो अच्छे से कवर नहीं हुआ अभी से, वो अपने आप में जो जुड़ना रहता है वो चीज़ नहीं हो पाया। स्कल जो बच्चों का सूचर्स रहता है ओपन रहता है, ठीक है, वो एक एज के बाद जो है क्लोज होने लगता है, तो ये चीज़ है। देन इन्फेंट्स का जो बोन रहता है वो बहुत ही फर्म रहता है, बहुत ही नाजुक रहता है, तो इस और जो अडल्ट रहते हैं उनका जो रहता है बहुत हार्ड हो जाता है, तो ये चीज़ जो है इनमें देखने को मिलता है। और बच्चों के बोन में क्या रहता है, अगर उनका फ्रैक्चर्स वगैरह हो गया, अगर रेयरली फ्रैक्चर्स होता है, तो इन्फेंट्स का जो रहता है वो बहुत ही हीलिंग पावर क्विकली होता है। वहीं अगर बड़ों का देखें तो इनके में क्या रहता है, आपका डिले होता है, थोड़ा टाइम लगता है हीलिंग होने में। ठीक है, तो इन चिल्ड्रन हाइट इंक्रीज इन बोन्स जो है वो इपिफाइसिस, जो बोन्स का आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, इपिफाइसिस, डायफाइसिस, तो ये सारा चीज़ जो है वो हाइट इंक्रीज के बाद वो चीज़ होने लगता, मतलब जो उसमें भी इंक्रीज हो रहा है बोन्स में, तभी क्या होता है, अपना हाइट भी जो है वो इंक्रीज होने लगता है, तो ये चीज़ बच्चों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देन अगर लिम्फॉइड और इम्यून सिस्टम की बात करें, ये 9th नंबर था। लिम्फॉइड और इम्यून सिस्टम, तो लिम्फॉइड और इम्यून सिस्टम में क्या रहता है, आपका जो मैच्योरेशन है वो लिम्फॉइड का, वो कब होता है, चाइल्ड एज में नहीं होता, वो कब, अब और डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड का डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनिटी पावर रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करने लगता है, बड़ा होते जाता है, तो उसके में वो लिम्फ नोड और इम्यून सिस्टम में क्या आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताया गया है। देन द जो लिम्फॉइड टिश्यू रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपका स्मॉल रहते हैं और वेल डेवलप्ड एट बर्थ, मतलब कि लिम्फॉइड टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, बट वो क्या रहते हैं, आफ्टर बर्थ भी वो चीज़ जो है वो उनके में स्मॉल रहता है, क्योंकि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वही जो है अभी स्मॉल है, तो क्या छोटे से बॉडी में हम बड़ा ऑर्गन फिट तो नहीं कर सकते, इसलिए जब बनाया है गॉड ने तो पूरी तरह सोच समझ के बनाया है, और आफ्टर जो ग्रोथ होता है उसके बाद उनमें क्या होने लगता है, साइज में इनलार्जमेंट आने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ओके, देन इट इंक्रीज रैपिडली इन साइज अप टू द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स, जो 10 to 11 ईयर्स का एज रहता है, तब जाके क्या होता है, आपका लिम्फॉइड और इम्यून सिस्टम जो रहता है, आपके लिम्फ जो रहते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। ओके, तो उससे पहले आप देखते हैं कि बच्चे जो है बार बार बीमार पड़ते हैं, कोल्ड कफ बार बार होता है, तो ये जो टाइम रहता है, ये जो ड्यूरेशन रहता है, उनका इम्यूनिटी बूस्ट होने का, स्ट्रांग होने का टाइम रहता है। ओके, तो बच्चों को बार बार मेडिसिन नहीं देना चाहिए, उनका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो चीज़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीमार है तो बीमार में छोड़ दो, 2-3 दिन देखना चाहिए, उस टाइम पे उनका खुद का जो इम्यूनिटी पावर है वो डेवलप्ड हो रहा होता है, इसलिए डॉक्टर भी जो है बार बार मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो यही बोलते हैं 2-3 दिन के बाद जो है इसे देना। ठीक है, देन अगर हम 11 पॉइंट की बात करें तो है वो आपका न्यूरोलॉजिक सिस्टम। न्यूरोलॉजिक सिस्टम, तो न्यूरोलॉजिक सिस्टम में चाइल्ड का क्या रहता है, ब्रेन का जो वेट है, इनमें हम देखेंगे चाइल्ड का और ये अडल्ट का, तो जो ब्रेन का वेट है, ब्रेन का वेट कितना रहता है नियोनेट में, इज अबाउट 300 to 500 ग्राम। ठीक है, ब्रेन का वेट, और अडल्ट का अगर हम ब्रेन का वेट देखें तो इनके में क्या रहता है, 1300 से 1400 ग्राम रहता है, 1300 से 1400 ग्राम रहता है अडल्ट के ब्रेन का वेट, और चाइल्ड के ब्रेन का वेट तो सोचो कितना डिफरेंट है, 300 to 500 है, इनके में 1300 to 1400 है, तो बहुत ज़्यादा गैप है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ब्रेन का जो वेट है वो 300 to 500, इनमें 1300 to 1400, और इनके में क्या रहता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है, और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस है, आप पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो रिफ्लेक्सेस जो रहता है वो इनमें प्रेजेंट रहता है, और इनमें जो क्या रहेगा, डिसअपियर हो जाता है अडल्ट के बाद, क्योंकि हर एक चीज़ों में उनका वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो डेवलप हो जाता है। ओके, तो इनके में जो रिफ्लेक्सेस है वो एक्टिविटी जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है। और वहीं अगर अडल्ट का देखेंगे तो अगर आप अपनी आईज को जो ब्लिंक नहीं भी करना चाहेंगे तो कुछ टाइम तक वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
उस कुछ टाइम तक, पूरे टाइम तक नहीं, कुछ टाइम तक वो हमारे लिए वॉलेंट्री हो जाता, मतलब हमारे कंट्रोल में हो जाता, वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है। ओके, तो डिसअपियर हो जाता है इनके में रिफ्लेक्सेस। देन अगर चाइल्ड की बात करें इसमें, तो विजन जो रहता है, देखने का जो वो पावर रहता है, वो आईज आर नॉट एनाटॉमिकली मैच्योर, मतलब कि जो बच्चे हैं उनका विजन जो है थोड़ा मैच्योर नहीं रहता जब छोटे रहते हैं। तो नॉट एबल टू फंक्शंस, मतलब कि इनका जो विजन पावर है, देखने की जो पावर है, वो कुछ टाइम तक क्या रहता है, मैच्योर नहीं रहता है, एनाटॉमिकल भी और फंक्शनल भी। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल दोनों तरीके से विजन जो है इनका थोड़ा सा वीक रहता है, मैच्योर नहीं हुआ, वीक नहीं बोल सकते, नॉट कॉल वीक, मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है, वहीं अगर अडल्ट की बात करें तो इनका जो आईज है वो पूरी तरीके से मैच्योर है और पूरी तरीके से क्या रहता है, फंक्शनिंग होता है। तो आईज मैच्योर रहता है एंड फंक्शनिंग रहता है, और इनके में आई क्या रहता है, इमेच्योर रहता है। ओके, वही अगर हियरिंग की बात करें, सुनने का जो क्षमता रहती है, सुनने का पावर जो रहता है, वो बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए हैं छोटे बच्चे जो रहते हैं, थोड़ा सा आवाज कर देंगे, सुई तक गिर जाता है तो वो उठ जाते हैं। मम्मा सोचती है कि बच्चा आराम से सो जाए फीडिंग करने के बाद, लेकिन थोड़ा सा सुई भी गिर जाएगा ना तो वो बच्चा एकदम जोर से ऐसा डर के उठ जाता है। तो उनका हियरिंग जो रहता है वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं बचपन में। ठीक है, इनका हियरिंग पावर बहुत तेज रहता है। तो हियरिंग जो रहेगा बच्चों का क्या रहता है, नियोनेट का हियर लाउड, बहुत लाउड रहता है, बहुत जल्दी सुन लेते हैं, हियरिंग पावर। और अगर बड़ों की बात करें तो जब हम बड़े हो जाते हैं, हम भी अभी भी, तो ढोल बज जाए, डीजे बज जाए, हमको नहीं उठना है, मतलब नहीं उठना, नींद पूरी करनी है, तो वो चीज रहता है अडल्ट में। ओके, तो इनका सॉफ्टर और सूथिंग साउंड सुनाई होता है, इनके में बहुत लाउड नॉइज, मतलब थोड़ा सा भी चीज में जो है उनके में बहुत ज्यादा आवाज आने लगता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका न्यूरोलॉजिक सिस्टम में, विजन से रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड, ब्रेन के साइज, वेट से रिलेटेड, सॉरी साइज नहीं, वेट से रिलेटेड सारा चीज हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपका क्या देखेंगे, आपका नेक्स्ट हम आपका देखेंगे साइकोलॉजिकल डिफरेंस। तो साइकोलॉजिकल मतलब मैंने बताया आप लोगों को, साइकोलॉजिकल मतलब सोचने का जो रहता है वो चीज, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो सोचना, जाहिर सी बात है बच्चे और बड़े की सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन बच्चे करते हैं जो हमको आंसर देते नहीं बनता। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस में क्या होगा, जो मेंटल लाइफ है और जो हैबिट्स है चिल्ड्रंस और अडल्ट का, वो बहुत डिफरेंट रहता है। ठीक है, अडल्ट से, मतलब उन वो क्या सोचते हैं, एक ही टाइम पे एक ही जगह पर बच्चा जो है वो खेलने के बारे में सोचेगा, लेकिन जो बड़ा है वो अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, मूवीज के बारे में, तो एक फैंटेसी उसमें चले जाता है बड़ा जो है, अडल्ट जो है, मतलब इसलिए फैंसी मैं बोल रही हूँ फैंटेसी लाइफ में, क्योंकि वो एक, अगर अडल्ट है, अगर आपका टीन एज में है, तो उस टाइम पे क्या रहता है, 18 ईयर 19 ईयर का जो पर्सन है, बच्चा है, वो क्या करता है, थोड़ा फ्रेंड सर्कल के बारे में, आप खुद अभी 18-19 एज के होंगे या 20 के होंगे, तो आप लोग खुद अगर कहीं पर बैठे रहेंगे तो मूवीज, सीरियल्स, टिकटॉक, रील्स, इस चीज के बारे में आपका ध्यान जाएगा, लेकिन बच्चा उस चीज के में नहीं जाएगा, बच्चे का ध्यान किस में जाएगा, खेलने के बारे में। ठीक है, तो मेंटल लाइफ जो रहता है उनका दोनों में बहुत डिफरेंस है। चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड डेंजर, मतलब बच्चे जो रहते हैं वो किसी डेंजर को समझ नहीं पाते। ठीक है, मतलब कि उनको रोड क्रॉस करना भी नहीं आता, किसी गाड़ी से हमको हार्म होगा ये भी नहीं पता होता है, सामने में अगर गड्ढा भी है तो वो उस चीज को देख के थोड़ा सा, बड़े जो है एकदम फट से वो समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे उस चीज को नहीं जानते। कहीं पर वायर टूट के गिरा हुआ है तो उससे करंट लग जाएगा, ये बच्चों को नहीं पता, वो बच्चे बड़ों को पता है। तो अंडरस्टैंड जो है वो डेंजर कब क्या हो सकता है, नाइफ पकड़ के बच्चे अगर कट कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता रहता कि हमारा हैंड जो है वो भी कट हो जाएगा। ठीक है, बट बड़ों को इस चीज
का आइडिया रहता है, तो हर चीज जो है वो बच्चे से अलग है, उनके सोचने समझने की क्षमता। तो चिल्ड्रंस डोंट अंडरस्टैंड डेंजर, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जो डेंजर रहता है उसको। देन अकॉर्डिंग एज चिल्ड्रन शो डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे हम पढ़ते हैं आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, अपने पीडियाट्रिक में ही हम क्या पढ़ते हैं, इन्फेंट पढ़ते हैं, नियोनेट पढ़ते हैं, देन प्री स्कूलर, देन स्कूलर, देन टीन एज। तो इस टाइप का जो रहता है उनके अकॉर्डिंग टू एज, क्योंकि चिल्ड्रंस को भी हमने डिवाइड किया है अलग अलग स्टेजेस में उनके एज के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या रहता है आपका डिफरेंट मिलेगा, उनका सोचने समझने का साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो अगर इन्फेंसी का देखें, मैं आप लोगों को वर्बली बोल रही हूँ, वो चीज़ आपको सारा चीज़ मेरे नोट्स में मिल जाएगा, सब चीज़ जो मैं बोल रही हूँ हर एक पॉइंट आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन्फेंसी अगर हम बता रहे हैं कि उनके एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें भी टोडलर है, प्री स्कूलर, स्कूलर, देन आपका एडोलेसेंस, तो उसके अकॉर्डिंग उनके सोचने की भी जो क्षमता है, सोचने की जो इच्छा है वो भी चेंज हो जाती है। तो इन्फेंसी जो है, ठीक है, इन्फेंसी, तो इन्फेंसी का क्या रहता है, इन्फेंट को इन्फेंसी बोलते हैं, तो इनका जो बॉन्डिंग रहता है वो पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं, थोड़े से सेपरेट होते हैं, तो उनके अंदर क्या आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, और जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों का उस टाइम पे, ये साइकोलॉजिकल उनके अंदर चल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ है, और होना भी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो चलता है इन्फेंसी में, मोर बॉन्डिंग विद पेरेंट्स, और सेपरेशन होता है, एंजाइटी, सेपरेशन के टाइम पे क्या होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, वो बहुत क्राई करने लगते हैं, तो ये इन्फेंट का टाइम है। देन टोडलर्स, मतलब कि आपका 1 to 3 ईयर्स जो एज रहता है, 2 to 3 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स, तो इसमें नेगेटिविस्टिक बिहेवियर आने लगता है, मतलब कि जहाँ पर खुश होना है बच्चा, वहाँ पे भी इरिटेट होने लगता है। कुछ कुछ बच्चे अभी होने लग जाते हैं ना, आप मोबाइल मांगेंगे, आपसे मोबाइल नहीं देंगे तो वो तुरंत कुछ चीज़ को फेंकना स्टार्ट कर देंगे। टीवी ऑन कर दो, अगर रिमोट पता है लेकिन उनको चालू करना नहीं आता, आपने कार्टून चालू नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, रिमोट फेंक देंगे। तो इस टाइम पे इनका जो टोडलर्स का जो टाइम रहता है, इनके अंदर क्या आने लगता है, नेगेटिविस्टिक बिहेवियर आने लगता है, ठीक है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आने लगती है। तो यही है टोडलर का टाइम। कुछ कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ कभी अच्छे रहते हैं, कुछ अच्छे मूड में, पापा चलो बाहर घुमाने ले जाओ, पापा ने नहीं घुमाया, तो उस चीज़ में वो क्राई करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो ये टाइम रहता है इनका टोडलर्स का टाइम, ठीक है, टोडलर्स में ये चेंजेस आ गए हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्री स्कूलर्स का। तो प्री स्कूलर में क्या रहता है, 3 to 6 ईयर का जो एज रहता है, उस टाइम पे शॉर्ट एक्शन रहता है इनका। शॉर्ट एक्शन मीन्स जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें बहुत इजी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। पढ़ने बैठा है बच्चा, आप कोई बच्चा सामने खेल रहा है, ठीक है, उसके फ्रेंड में कोई खेल रहा है, तो उसका जो अटेंशन है वो टूट जाएगा, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या बोलेगा, वो बच्चा जब खेल रहा है तो मैं क्यों नहीं खेलूँ, मैं भी, अब उसका जो अटेंशन था वो डिस्टर्ब हो गया, डाइवर्ट किस तरफ हो गया उसका अटेंशन, वो प्ले की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट अटेंशन अटेंशन रहता है किसमें, आपका प्री स्कूलर एज में। तो ये चीज रहता है। देन जो प्री स्कूलर एज के बच्चे रहते हैं उनके में फियर भी रहता है, और वो अवॉइड करते हैं स्ट्रेंजर से बात करना, मतलब जो 5 ईयर तक के बच्चे, 6 ईयर तक के बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात करना अवॉइड करते हैं। आप देखना घर पे कोई नया मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, तो बच्चे छुपते रहते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, हेलो अंकल। अब बच्चे, कुछ कुछ बच्चे बहुत एडवांस रहते हैं, वो बहुत फ्रैंक रहते हैं, बट मोस्टली जो एज रहता है, इस एज में मोस्टली जो बच्चे रहते हैं वो बहुत फियर में रहते हैं, और स्केप करते हैं, अवॉइड करते हैं स्ट्रेंजर से बात करना, मिलना, ठीक है। देन आता है एडोलेसेंस का एज। तो एडोलेसेंस के एज में क्या रहता है, ठीक है, एडोलेसेंस के एज में जो आइडेंटिफाई करना पीयर ग्रुप को, मतलब जो 13-14 एज के बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना पीयर ग्रुप मीन्स क्या होता है आपका, सेम एज वाले, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके साथ जो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं। तो ये होता है एडोलेसेंस। तो मतलब क्या देखा आपने, सबके एज में बहुत आपके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है, आपका चाइल्ड में ही जो जो ग्रुप है उनमें ही डिफरेंट हो गया। तो अडल्ट की तो बात अलग ही है, ठीक है। तो अडल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, सोचने की जो वो रहता है वो चीज़ जो है उनके में अलग हो चुका रहता है, ठीक है। तो ये हुआ
आपका साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, देन आपका है आप पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो थर्ड क्या होगा आपका? पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस में क्या रहता है आपका? पैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या रहेगा आपका? इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कि जो अडल्ट है और जो बच्चे हैं उनका जो फ्लूइड इम्बैलेंस रहता है, ठीक है। इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि बैलेंस नहीं है दोनों चीज़ों में, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है। तो कब होता है? जैसे कोई बच्चा है, मैंने एग्जाम्पल बताया कि चाइल्ड का जो फ्लूइड है वो बहुत ईजिली लॉस होता है, ठीक है, ईजिली लॉस होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट, मतलब कि जो अडल्ट है उसके कंपेयर में बच्चों का जो फ्लूइड है वो बहुत ईजिली लॉस होता है। तो जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, या बर्न्स वगैरह हो गया, बच्चे को जलने का जो प्रॉब्लम है, उस टाइम पे जो उनका, क्योंकि स्किन भी जो है वो बहुत बर्न्स के टाइम पे स्किन उनकी मेच्योर है, थीन है, इसकी वजह से जो सरफेस है वो बहुत जल्दी ऑर्गन तक पहुंच जाता है जो जलने का वो है, इसकी वजह से उनके अंदर फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर डायरिया और वॉमिटिंग की बात करें तो डायरिया और वॉमिटिंग के टाइम पे भी बच्चों में बहुत जल्दी जो है वाटर लूज होता है, इम्बैलेंस हो जाता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है बच्चों की। और बड़ों की बात करें तो उनके में कैपेसिटी होती है, टॉलरेंस पावर होता है, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा टाइम लगता है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ कि बड़ों के में फ्लूइड लॉस जल्दी नहीं होता, बच्चों में जल्दी हो जाता है। देन सेकेंड अगर हम इसमें हम देखते हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज। तो रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज अगर देखेंगे तो बॉडी जो है वो इम्यूनिटी जो रहता है बच्चों का वो कहाँ से मिलता है? उनकी मदर से, जो कि हेल्प करता है अगेंस्ट फाइट के लिए, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह हो गया या किसी चीज के लिए, तो जब बेबी आफ्टर बर्थ भी उसको मदर से मिल रहा है तो किस जरिए मिल रहा है? मदर मिल्क के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। जो वो फीड करता है उसके थ्रू जो है उनको इम्यूनिटी मिलता है, ठीक है। तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन फ्रॉम फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ, 3 महीने तक जो है मदर का मिल्क ही उनको क्या करता है? कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है हर एक इन्फेक्शन से। तो ये हुआ आपका रेसिस्टेंट ऑफ डिजीज। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन एंड डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, मतलब कि हर एक चीज का साइन एंड सिम्टम्स भी, अगर किसी को बीमारी एक ही बीमारी हो गई है बट जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज बड़ों को भी हुआ है और बच्चों को भी हुआ है, तो दोनों का जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा साइन एंड सिम्टम्स। हेडेक तो सेम रहेगा क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है, बट और भी जो सिम्टम्स रहेंगे वो जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, ओके। तो ये चीज हुआ। नेक्स्ट हम आपका देखेंगे सोशल एंड इमोशनल डिफरेंस। सोशल एंड इमोशनल डिफरेंस। तो सोशल एंड इमोशनल डिफरेंस में क्या होगा? चिल्ड्रन हैव लैक ऑफ सोशल एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज, मतलब कि बच्चों का जो सोशल और इमोशनल कैपेबिलिटीज होता है वो अडल्ट के अकॉर्डिंगली लैक रहता है, मतलब कि अडल्ट के में ज़्यादा वो सोशली होंगे। जैसे घर पे कोई गेस्ट आ गए तो जो अडल्ट रहेंगे वो बैठ के बात करेंगे, सोशली रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? अपना सेपरेट जाके खेलने लग जाते हैं। तो इनके में वो चीज़ नहीं रहती, सोशल और इमोशनल कैपेबिलिटीज। किसी का डेथ हो गया तो बड़े थोड़ा सा जाके वहाँ पे शांत रहेंगे, लेकिन बच्चे के में वो चीज़ है ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि डेथ क्या होता है, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे भी अपना खेलने लगना, टीवी देखना, ये सारा चीज़ करते हैं। तो सोशल और इमोशनल जो है लैक रहता है उनके में, ये सारा चीज़, ओके। देन चिल्ड्रन में भी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, जो बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, उनको दुनिया से मतलब नहीं रहता, वो अपने में मस्त मौला रहते हैं, वो अपना ही खेलते रहेंगे, अपने में ही मग्न रहते हैं, ठीक है। चाहे 2-4 बच्चे मिल गए तो उनको खेलना है, उनको दुनिया से चाहे लड़ाई कहीं पर हो रहा है, चाहे आग लग रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं उनको, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ओके। देन चिल्ड्रन गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ओन नीड्स, मतलब जो चिल्ड्रन रहते हैं वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? खुद के नीड को, ओके। जो कि अडल्ट जो रहते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो मैच्योर है, क्योंकि बच्चे इमैच्योर हैं। तो बच्चे जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? एकदम इंपॉर्टेंस अपने ओन नीड्स को देंगे। इंटरफेयर अगर कोई करता है तो उस चीज़ में वो क्या करते हैं? गुस्सा होने लगते हैं। जैसे सपोज किसी घर पुअर फैमिली है, ठीक है, गरीब घर है, तो उस टाइम पे जो बड़ा रहेगा, 2 भाई बहन है,
तो जो बड़ा है वो उसकी एज रहेगी अगर 18-19 ईयर और छोटे की एज है 7-8 ईयर्स का, तो इनके में क्या होने लगेगा, बड़ा वाले का सोच ये रहेगा कि घर पे अगर अभी कुछ चीज़ खत्म हो गया है तो वो चीज़ को फुलफिल किया जाए, ना कि टॉयज खरीदा जाए। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, भले जो घर का राशन है वो रहने दो, लेकिन मेरे को अपना डॉल जो चाहिए ही चाहिए, या टॉय जो है मेरे खेलने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चा क्या हुआ, इसमें आपका ओन नीड्स के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहा है। ओके, तो चिल्ड्रन गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ओन नीड्स। तो ये हुआ आपका सोशल एंड इमोशनल डिफरेंसेस। क्लियर? देन आपका लास्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रहेगा, जो चिल्ड्रन रहते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, उनका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो रहता है, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है, या कोई चीज़ में डिसीजन लेना है, तो ये सारा चीज़ जो है अडल्ट का बहुत मैच्योर रहेगा, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, वो हर एक सिचुएशन को फेस कर चुके हैं। तो वहीं बच्चे जो रहेंगे सेल्फ सेंटर्ड है, मैंने जैसे बताया, तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो स्लो है, पुअर रहता है। ठीक है, तो ओल्डर शो डिफरेंट लेवल कॉग्निटिव, मतलब जो ओल्डर पर्सन है, जो बड़े पर्सन है, अडल्ट पर्सन है, उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है, जैसे नॉलेज का होना, तो नॉलेज बड़ों को ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है कि बड़ों में ज़्यादा नॉलेज होगा अडल्ट के में, तो वो चीज़ बच्चों में नहीं रहेगा। वहीं स्किल्स की बात करें तो वो भी जो है अडल्ट में ज़्यादा रहेगा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो बच्चों के में वो चीज़ नहीं रहता, बच्चे अपने पेरेंट्स को बुलाने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, आप देखो मम्मा मैं यहाँ पे, जो भी है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बड़ों के में, अडल्ट के में ज़्यादा अच्छा रहता है। वहीं अगर कोई डिसीजन मेकिंग है तो वो भी डिसीजन लेने का पावर अडल्ट में ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुका अपने लाइफ में। तो ये सारा जो है चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब चिल्ड्रन को समझना, अंडरस्टैंड करना वो भी बड़ों में होता है। तो ये चेंजेस रहते हैं आपके बच्चे और बड़े के बिहेवियर में, कॉग्निटिव बिहेवियर में। अदर साइड, और अडल्ट हैज़ मैच्योर थिंकिंग, जो अडल्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही मैच्योर थिंकिंग के रहते हैं, वो बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग रहते हैं। जो उनके आसपास की दुनिया है, वर्ल्ड अराउंड देम, मतलब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे हम सरवाइव कर रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करते हैं। उनकी थिंकिंग बहुत मैच्योर रहती है, वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को और दुनिया को। वहीं जो बच्चे रहते हैं, जैसे मैंने बताया, वो सेल्फ सेंटर्ड है, मस्त मौला रहते हैं अपने में, तो वो इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझते भी नहीं है ये सब चीज़ें, बहुत अलग होती हैं उनकी सोचने समझने का जो पावर है। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्या जो है वो डिफरेंट है। आपका एनाटॉमिकल है, आपका साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, पैथोलॉजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जब एग्जाम में आता है तो आप ये 5 पॉइंट्स जो है वो पहले बता देना, ये पॉइंट है पहले मेंशन कर देना, उसके बाद जो है आप उसमें डिफरेंस क्रिएट करना। ओके, तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।